हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 5, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। हालांकि आपने कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आज हम थोड़ी सी और नॉलेज गेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय से शुरू करते हैं। ज्यामितीय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जी और मैट्रीन से मिलकर हुई है। जी का अर्थ ग्रीक भाषा में भूमि यानी अर्थ होता है और मैट्रीन का अर्थ यानी गणना करना यानी टू मेजर होता है। ज्यामितीय के अंतर्गत हम बिंदु, रेखाओं और समतल आकृतियों के परस्पर संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे इसमें बिंदु के बारे में, जिसे हम पॉइंट भी कहते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट तो आप सबको पता है, बिंदुओं की विमाएं नहीं होती। अब यहाँ पे बच्चों एक वर्ड बोला गया है, विमाएं नहीं होती, अर्थात बिंदुओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। बिंदु वास्तव में एक विचार अथवा किसी बड़ी आकृति की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है। यानी कभी भी आप कोई आकृति बनाना शुरू करते हो तो उसके लिए आपको बिंदु की आवश्यकता लेना जरूरी है। बिंदु ही उसका आधारभूत मूल है। उसी के साथ बच्चों बिंदुओं से मिलकर ही रेखा यानी लाइन का निर्माण होता है। किसी आकृति में किसी विशेष स्थान को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जी आदि का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपने कुछ अल्फाबेट्स देखे। जब हम लाइन खींचते हैं या बिंदु बनाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है, उसको दर्शाना होता है। जैसे मैंने एक बिंदु बनाया तो आप, और ये एक बिंदु बनाया, अब मैं कहूं इस बिंदु के बारे में बताओ तो आप कहोगे ये बिंदु यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपने बोला ये बिंदु कहाँ पे है, ये दाई ओर ये बाई ओर, आप ऐसे कह सकते हो। बट एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं कि कौन सा बिंदु, एक और बिंदु बना दूं, अब तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 4-5 और बिंदु आएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। सो उस केस में हम क्या करते हैं, इसे नाम देते हैं अल्फाबेट्स का यूज करके। ठीक है, जैसे पी क्यू आर। अब मैं कह सकती हूँ मैं बिंदु पी के बारे में बात कर रही हूँ तो क्यू आर तो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बिंदु क्यू के बारे में बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसी बिंदु के बारे में बात करूँ। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, वर्णमाला के अक्षर का इस्तेमाल करते हैं उनको एक नाम देने के लिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रेखाएं यानी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, रेखा विभिन्न बिंदुओं को मिलाने पर बनती है, लेकिन यहाँ स्मरण रखें कि रेखा सदैव स्ट्रेट यानी सीधी होती है। यह दोनों दिशाओं में बढ़ती है और इसकी लंबाई अनंत तक होती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने दो बिंदु ली, ए और बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई ओर भी ये रेखा बढ़ी रही है और दाई ओर भी रेखा बढ़ी रही है। आप इसे चाहे तो कितना भी लंबा कर सकते हैं, इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। ऐसे ही बच्चों बिंदु की भांति रेखा की भी चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती, किंतु इसकी लंबाई होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अंतिम बिंदु एंड पॉइंट नहीं होता। लंबाई रेखा का विशेष गुण है। इसे बिंदुओं के ऊपर चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। कौन से चिन्ह से? यहाँ देखिए तीर का चिन्ह है दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे इसे व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए और बी एक सीध में है। देखिए बिंदु यहाँ पे है, उसी के सीधे में आपका बिंदु बी है। ऐसा नहीं है कि बिंदु बी ए यहाँ है तो बिंदु बी वहां है, बिल्कुल एक सीध में है और इन्हें मिलाने पर रेखा ए भी प्राप्त होती है। रेखा के दोनों सिरों पर तीर का निशान दर्शाता है कि दोनों ही ओर रेखा का विस्तार अनंत तक है और रेखा एल एम आदि अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। दैट मीन्स जैसे अगर आपने ए बी लिया है तो आप इसे एल और एम भी ले सकते हैं, चाहे तो पी और क्यू भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या नाम से रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम रेखाखंड के बारे में समझेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है, रेखा का एक खंड यानी लाइन सेगमेंट। सो रेखाखंड किसी रेखा पर दिए गए दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच का एक हिस्सा होता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, ठीक है, जिसको हम एल यानी लेंथ से व्यक्त करते हैं। रेखाखंड को उसके दो अंत्य बिंदु से व्यक्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और बी। दैट्स इट। ठीक है, अब उपयुक्त रेखाखंड को ए बी लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें, हम क्या करते हैं बच्चों, हमने जब लाइन को रिप्रेजेंट करा था, रेखा को रिप्रेजेंट करा था, इस तरीके से एरो का इस्तेमाल किया था। अब अगर आपको रेखाखंड दिखाना है तो आप सीधी सी एक रेखा खींच देंगे उस लाइन के नाम के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम समझेंगे उपयुक्त रेखाखंड को ए बी लिखेंगे। किसी दी गई रेखा पर अनगिनत यानी इनफिनाइट यानी
अनंत यानी उसकी कोई गिनती नहीं है रेखाखंड लिए जा सकते हैं। नीचे दी गई रेखा पर विभिन्न रेखाखंडों का विभाजन दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी ले लिया, फिर बी सी ले लिया, ए सी भी एक रेखाखंड है, सी डी ले लिया, ए डी ले लिया, बी सी ले लिया, सी डी ले लिया। आप देख रहे हो कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे ये ए बी ए डी हो गया, फिर बी डी हो गया, फिर सी डी हो गया। ये सारे क्या रेखाखंड ही तो है। ऐसे ही डी ई है, फिर डी एफ है, ई एफ है। इस तरीके से आप कितने भी रेखाखंड बना सकते हैं। किसी रेखा के बीच कई बिंदुओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा ए बी के मध्य अनंत तक बिंदु हो सकते हैं और अनंत रेखाखंड भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों तल यानी प्लेन के बारे में। आखिर प्लेन है क्या? प्लेन वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तल असंख्य बिंदुओं को एक समुच्चय यानी सेट होता है। तल का विस्तार किसी भी दिशा में अनंत तक होता है। तल को कोई भी मोटाई यानी थिकनेस नहीं होती है, लेकिन तल की लंबाई और चौड़ाई यानी ब्रेथ दोनों होती है। आधार रूप में तीन दिशाओं को मानते हुए, प्रत्येक दिशा में एक बिंदु मानते हुए हम तल को इन तीन बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप तीनों बिंदु देख पा रहे हैं, एबीसी। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ए बी सी तीनों एक रेखा में नहीं है। उसी के साथ बच्चों पुस्तकों के पन्ने, कमरे का फर्श और छत, मेज, कुर्सी आदि ये सभी क्या है? ये सब तल है। तल क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होते हैं। किसी कमरे का फर्श और छत क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होती हैं, जबकि कमरे की दीवारें ऊर्ध्वाधर यानी आपने देखा होगा ना वर्टिकल यानी खड़ी हुई होती हैं। और जो आपका फर्श होता है वो कैसा होता है? समतल यानी जमीन पे नीचे की ओर लेटा हुआ होता है। तलों को पी क्यू आर आदि नामों से व्यक्त करते हैं। आप देखिए बच्चों, जैसे अगर आपका मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं तो आप ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम का आकार है, तो देखिए ये जो दीवार है ये क्या है? ये वर्टिकल है और ये जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे बच्चों दो तल दिए हैं, तल पी तल क्यू। ये देखिए ये इसका पी सरफेस है, ये इसका क्यू सरफेस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम विभिन्न प्रकार की रेखाएं, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन। जो पहली है आपकी वो है समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं एक ही तल पर खींची गई रेखाएं होती है जिनकी लंबाई का विस्तार अनंत हो सकता है। यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को विभाजित अथवा काटती नहीं है यानी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अर्थात दो समांतर रेखाओं का कोई प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है। समांतर रेखाओं को दो खड़ी रेखाएं जैसे यहाँ पे आप चिन्ह देख पा रहे बच्चों, इन चिन्ह से दर्शाया जाता है। आप देखिए बच्चों, एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी। दोनों बिल्कुल सीधी है। अगर मैं इन्हें आगे बढ़ाती रहूंगी, अगर मैंने इन्हें आगे बढ़ा भी दिया, क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि आपस में काटेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से ही बढ़ा दूं तब भी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। इन एनी केस अगर ये लाइन टेढ़ी हो जाती है हल्की सी ऐसे, तब ये पॉइंट होगा, तब ये काट सकता है। बट ये तो टेढ़ी है नहीं, बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ पे आपको कभी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप कह सकते हो कि आपके पास दो लाइन है, ए बी रेखा, सी डी रेखा, और दोनों क्या है? आपस में समांतर। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं अर्थात रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों देखिए प्रतिच्छेदित रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही तल पर खींची गई वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को परस्पर क्या करती है? एक बिंदु पर काटती है अथवा मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी। ठीक है, वो बिंदु ई पर काटती है, अतः ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। क्या है बच्चों? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब यहाँ देखिए ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, ये दोनों एक पॉइंट पर काट रही है, उस पॉइंट का नाम क्या है? ई। तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इनका इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है? ई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों प्रतिच्छेदी, माय बैड, सही कर दें, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। अब आप कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी तल पर दो रेखाएं एल और एम खींचिए। इन रेखाओं को बढ़ाने पर निम्नलिखित दो संभावनाएं हो सकती है। कौन कौन सी? पहली, दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर किसी उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु पर काटती हैं यानी स्पर्श करती हैं, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अथवा क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं परस्पर समान दूरी बनाए रखी हैं और कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती, अथवा किसी
किसी बिंदु पर नहीं काटती है, इसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो दो टर्म्स आपने समझी, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसी के साथ बच्चों यहाँ पे आप देखिए आपके पास दो लाइंस हैं, यहाँ पे है लाइन ए बी और लाइन सी डी। अब देखिए बच्चों इन दोनों लाइन ने आपस में क्या करा है, एक दूसरे को काटा है ना, एक बिंदु पर। यहाँ पे एक बिंदु मिला है, आप चाहे तो इसे नाम दे सकते हैं ई, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब देखिए बच्चों लंबवत रेखा है, आप यहाँ पे ही समझेंगे कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री, आपने डिग्रीज के बारे में पहले भी पढ़ा है, काटती है तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, यानी लंबवत रेखाएं कहते हैं। लंबवत रेखाएं वास्तव में प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होती हैं, लेकिन इसमें दोनों रेखाएं अनिवार्य रूप से परस्पर 90 डिग्री अर्थात समकोण पर ही एक दूसरे को काटती है। लंबवत रेखाएं को खींचना यानी चिन्ह देखिए बच्चों, ये लंबवत रेखाओं का चिन्ह है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इस तरीके से इसे ड्रॉ करा जाता है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रेखाएं से दर्शाते हैं। यहाँ रेखा ए बी रेखा सी डी के लंबवत है। हम कह सकते हैं ना, जो रेखा ए बी है, जो रेखा ए बी है वो रेखा सी डी के क्या है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। साथ ही बच्चों यहाँ पे अतः हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रेखा सी डी रेखा ए बी के लंबवत है, और इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी रेखाओं और बिंदुओं की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड पॉइंट्स। चलिए समझते हैं। सो रेखाओं और बिंदुओं के विषय में यह प्रचलित उपकित है कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ये तो आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले भी हमने समझा था, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं और एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है। समझ में आ रहा है आपको? यानी एक अगर मैंने रेखा खींची है, इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेखाएं होती हैं वो बिंदु से मिलकर ही बनती है, और एक बिंदु से, इस एक बिंदु से काफी रेखाएं गुजर सकती हैं। आप समझ रहे हो? तो ये दोनों टर्म्स को आपस में कोरिलेट कीजिए आप, एंड आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, यह उक्ति रेखाओं और बिंदुओं की कई विशेषताओं को व्यक्त करती है। जो पहली विशेषता है कि एक बिंदु से गुजरती अनगिनत रेखाएं, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक कागज पर कहीं एक बिंदु ए लीजिए, अब उस बिंदु से पट्टी यानी रूलर और पेंसिल की सहायता से एक रेखा एल खींचिए, इसी बिंदु से एक अन्य रेखा एम खींचिए, इसी प्रकार से बिंदु ए से क्रमशः एन, ओ, पी और ऐसे क्यू, कितने सारे भी आप रेखा खींच दीजिए, आदि रेखाएं खींचिए। हम देखते हैं कि बिंदु ए से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी तल पर एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपने क्या करा, एक बिंदु लिया ए, और उस एक बिंदु ए से पहले आपने एल खींचा, फिर एम खींचा, फिर एन खींचा, ओ खींचा, पी खींचा, क्यू खींचा, ऐसे ही आप बहुत सारी रेखाएं क्या कर सकते हैं, उस पे से खींच सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया है कि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दो अलग अलग बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा गुजरती है। कैसे? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दो अलग अलग बिंदुओं की बात कर रहे हैं और केवल एक ही रेखा गुजर रही है। कैसे? जैसे आपने देखिए दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे लिया, एक बिंदु यहाँ पे लिया, अब इस बिंदु से, इन दोनों बिंदु से एक ही रेखा गुजर रही है, कौन सी, एल। बट एक पर्टिकुलर बिंदु से, दो बिंदु से एक रेखा गुजरेगी, पर एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं यहाँ से गुजर सकती हैं। समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार से चलिए अभी पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी तल पर दो बिंदु ए बी लीजिए, हम जानते हैं कि बिंदु ए से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, सेम बिंदु बी से भी अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक रेखा एल इस प्रकार खींचे कि वे बिंदु ए और बी से होकर गुजरे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी के साथ अब एल के अतिरिक्त एक अन्य रेखा खींचने का प्रयास कीजिए जो बिंदु ए और बी से गुजरती हो। हम देखते हैं कि एक ऐसी दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती। क्या आप कोई ऐसी दूसरी रेखा खींच सकते हैं जो ए बी से गुजरे? नहीं, वही एक ही रेखा होगी और उसी पे आप बार बार दोबारा ड्रॉ करोगे, कोई दूसरी लाइन उस पे से नहीं गुजर सकती। अतः इससे स्पष्ट होता है कि तल पर दिए गए दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही क्या हो सकती है, रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स। एक तल पर तीन अलग अलग बिंदु क्रमशः ए, बी और सी है। ठीक है, जैसे हम देखिए, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं, सिर्फ कर देते हैं। आपने इस बार तीन बिंदु लिए, ठीक है, एक तल पर तीन अलग अलग बिंदु क्रमशः ए, बी, सी है। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं अर्थात एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, माना बिंदु ए और बी से होती हुई रेखा एल खींची गई। आपने तीन बिंदु लिए ए, बी, सी, पर अभी आपने ए बी से आपने एक रेखा खींची, ठीक है, एल। उसके बाद तो यहाँ दो स्थितियां मिल सकती हैं। पहली कौन सी, बिंदु सी रेखा पर, बिंदु सी रेखा एल पर हो सकता है। कैसे? देखिए, आपने तीन पॉइंट्स लिए और इस पे से एक रेखा खींची, ठीक है। अब आपने इस रेखा को एक्सटेंड करा तो क्या केस बन गया कि जो सी बिंदु है वो रेखा एल पर एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा क्या हो सकता है कि बिंदु सी रेखा पर हो ही ना,
जो बिंदु सी हमने जो लाइन खींची वो कहीं और हो, वो उस लाइन में हो ही ना, है ना। तो ये दो चीजें स्पष्ट हो सकती हैं, दैट इज ऑल अबाउट कोलिनियर यानी संरेख बिंदु। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अभी हम और भी समझेंगे इसमें, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि बिंदु सी बिंदु ए और बी से होकर गुजरने वाली रेखा एल पर मिलता है, ठीक है, तो बिंदु ए बी और सी संरेख यानी कोलिनियर होगा। क्लियर हो रहा है, यानी ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है तो हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। जैसे आपने चित्र पहले में देखा, इसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है। यदि बिंदु सी ए और बी से बाहर होकर और ना गुजरे, यानी रेखा सी पर नहीं है, तो बिंदु ए और बी और सी असंरेख यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अतः किसी तल पर तीन बिंदु संरेख होंगे यदि वे एक ही रेखा पर हो। यदि बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है तो वे असंरेख कहलाते हैं। क्लियर हुआ, एक लाइन पर है, संरेख नहीं है तो असंरेख। यहाँ ध्यान रखें कि किसी तल पर दो बिंदु सदैव संरेख नहीं होंगे। अब देखिए, माय बैड, लेट मी रिपीट इट अगेन बच्चों। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एक लाइन ले रहे हो, उसपे जितने भी पॉइंट्स है उस लाइन पर वो हमेशा ही संरेख होंगे यानी कोलिनियर होंगे, पर दो बिंदु सदैव संरेख ही होंगे, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींची जा सकती है। यही कारण है कि संरेख बिंदु के बारे में जानकारी के लिए कम से कम तीन बिंदुओं को लेना पड़ता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बारे में हमें पता है कि दो बिंदुओं से एक ही लाइन गुजरती है, तो हमें तीन बिंदुओं के बारे में समझना है कि तीन बिंदुओं के केस में क्या होता है कि या तो आपके पास संरेख होगा या असंरेख होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संगामी रेखाएं, कंकरेंट लाइंस। सो हम पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, अतः तीन या उससे अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी यदि वह एक ही बिंदु से होकर गुजरे। इस बिंदु को संगामी बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि एल एम एन ओ आदि संगामी रेखाएं हैं और बिंदु पी संगामी है। अब देखिए बच्चों, बोला क्या है इसमें, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनगिनत रेखाएं जा सकती हैं, अतः तीन या उससे अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कंकरेंट लाइंस कहलाएंगी। वे सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरे, इस बिंदु को संगामी पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इस आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि तीन अथवा अधिक रेखाएं का संगामी बिंदु सदैव उन रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन इससे विपरीत यानी वाइस वर्सा अगर हम देखें, अर्थात तीन अथवा अधिक रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु अनिवार्य रूप से संगामी बिंदु नहीं होता। कैसे? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखने पर यह कथन की पुष्टि होती है। यहाँ पे आप देखिए, एक बिंदु से बहुत सारी लाइंस जा रही है, ठीक है, तो संगामी बिंदु यहाँ पर क्या आई है? पी। ठीक है, क्योंकि P जो है वो क्या है, उसका प्रतिच्छेदी बिंदु है, और संगामी रेखा यहाँ पे देख पा रही है, ये सारी क्या है, ये सारी ही आपकी संगामी यानी कंकरेंट लाइंस है। क्यों? क्योंकि इन सब के जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन है। यहाँ पर देखिए, ये सारी की सारी असंगामी रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइंस है उनमें कोई भी ऐसा कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है सारी रेखाओं के लिए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, इसका A है, इसका D है, यहाँ पे B है, यहाँ C है, E है और F है। तो क्या ऐसे दो या दो से अधिक कोई ऐसे, मतलब दो से अधिक कोई लाइन है जिसके लिए कॉमन पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? नहीं। तो ये सारी क्या है? ये सारी की सारी असंगामी रेखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला है नेक्स्ट। चित्र एक पहला देखिए बच्चों, चित्र पहले में आप देख रहे हैं कि रेखाएं एल एम एन ओ क्यू आर एस टी और यू का प्रतिच्छेदी बिंदु पी ही संगामी बिंदु है और रेखाएं संगामी है, जबकि चित्र दो में रेखाओं में एम एन ओ और एल के प्रतिच्छेदी बिंदु ए बी सी डी ई और एफ तथा इनमें से कोई भी रेखाएं एल एम एन ओ का संगामी बिंदु नहीं है, अतः रेखाएं भी असंगामी यानी नॉन करंट है। अब बच्चों एक उदाहरण देखिए और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला पूछा है समांतर रेखाएं के सभी युग्म। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो जितने भी पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं, उनके पेयर्स का बताना है। तो देखिए पहला है आपका, यहाँ पे देखिए एल एम और एन तीन लाइन दे रखी है, दूसरा यहाँ पे पी और क्यू। ठीक है, ये लाइंस। अब आपसे पूछा क्या है, पहला पूछा है आपसे समांतर रेखाएं के सभी युग्म। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रेखा एल एम और रेखा एम एन और रेखा एल एन, ये क्या है, आपस में समांतर है। तो आप कैसे लिख सकते हो, एल जो है वो पैरेलल है एम के, जो एम है वो पैरेलल है किसके, एन के, एन जो है वो भी पैरेलल है किसके, एन किसके पैरेलल हुआ बच्चों बताइए, वो हुआ आपके एल के। क्लियर हुआ?
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्म यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रेखा पी क्यू। उसके बाद रेखा पीएल, पीएल कैसे कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये रेखा आपकी पी है और ये एल, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। फिर उसी तरीके से यहाँ पे पी एम भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एन पी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू एल भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू एम भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और क्यू एन भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, सेट निकालने हैं, यहाँ पे सारे ही सेट दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी देखिए, वह रेखा है जिनका प्रतिच्छेदी बिंदु P है, वो कौन सी है बच्चों, तो वो है P और L। ठीक है, इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, P। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रेखा LP का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, P है। नेक्स्ट देखिए, वह रेखा है जिनका प्रतिच्छेदी बिंदु C है, तो किसका प्रतिच्छेदी बिंदु C है, इसको मैं रफ कर देती हूँ, दोबारा देखते हैं। देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु ये है सी, और किस किस रेखा से हो रहा है, क्यू और दूसरा एम। तो यहाँ पे देखिए क्यू और एम। इसी तरीके से जिसका प्रतिच्छेदी बिंदु आर है वो कौन कौन सा है बच्चों, एक है पी, दूसरा बताइए कौन सा है, एन। तो यहाँ पे देखिए पी और एन। नेक्स्ट देखिए संरेख बिंदु, बताइए संरेख बिंदु बच्चों कौन कौन सा है, संरेख बिंदु है आपका ए पी क्यू, ए पी और क्यू। क्लियर, क्योंकि वो एक ही लाइन पे है। नेक्स्ट देखिए, और साथ में बच्चों देखिए यहाँ पर ए भी है, पी भी है, क्यू भी है, एक और हमने छोड़ दिया आर। ठीक है, यहाँ पे इस वाली लाइन पर पी लाइन पर, उसी तरीके से क्यू लाइन पर बी सी डी, ये भी क्या है, ये सारी संरेख बिंदु है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है आपको एक्सरसाइज में। अब आपका एक अभ्यास आया है, अभ्यास को समझते हैं। अभ्यास में क्या करने के लिए बोला है, चित्र में दिखाए गए बिंदुओं को नामांकित कीजिए और उन्हें क्रम से मिलाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को नामांकित करना है, नामांकित करने के बाद उन्हें क्रम से मिलाना है। तो उम्मीद है ये आप कर लेंगे। पहले आपको इसे नाम देना है, जैसे ए बी सी डी ई और एफ, और फिर इसे आपस में क्या कर देना है, इन्हें मिला देना है। ठीक है, उन्हें क्रम से मिला देना है। तो आप कोई और भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, चित्र में प्रदर्शित रेखाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी रेखा है, पहली है पी क्यू, दूसरी कौन सी रेखा है बच्चों, क्यू आर, क्यू आर के बाद फिर आरपी। ठीक है, ये आपकी तीन रेखाएं यहाँ पर है। इसी तरीके से आपको बी भी करना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में अपने आसपास के वातावरण में निम्नलिखित के उदाहरण बताइए, रेखाएं और तल। आई होप ये आप खुद ही करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चित्र में बिंदु ओ से होकर रेखाएं एल एम और पी खींची गई है। देखिए ओ से कौन कौन सी जा रही है, एल एम और पी। क्या ओ से होकर गुजरने वाली और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताइए। क्या ओ से होकर कोई और रेखा खींची जा सकती है, एल एम एन, बिल्कुल खींची जा सकती है, मैंने एन खींच दी। यदि हाँ तो कितनी, संख्या बताइए। तो ये है अनगिनत यानी इनफाइनाइट, अनगिनत, है ना। हमने पढ़ा था ना कि ऐसे एक बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं आपस में खींच सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े। चित्र में दो बिंदु ओ और पी दिखाए गए हैं, यहाँ पे देखिए इनसे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक। इन दोनों से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ही खींची जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के वातावरण में निम्नलिखित के दो दो उदाहरण बताइए। तो बच्चों उम्मीद है इसे आप खुद करेंगे। नेक्स्ट बताइए कि एक रेखा का कोई वास्तविक मध्य बिंदु क्यों संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल से लेना है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था एक प्लेन पे जब हमने 3 बिंदु लिए थे, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में बताइए समांतर रेखाओं के सभी युग्म। तो कौन कौन से हैं बच्चों समांतर रेखाओं के युग्म, पहला है आपका एल और एम, उसके बाद कौन सा है बच्चों, एम और एन, उसके बाद बच्चों एन और ये क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं। ठीक है, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन और एन पैरेलल टू एल। नेक्स्ट क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्म। तो बच्चों इसे भी आप खुद करेंगे, सेम एज इट इज एग्जाम्पल की तरह है। वे रेखाएं जिनका प्रतिच्छेदी बिंदु एस है, वो रेखाएं बताना है जिनकी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु ऐसे। तो कौन कौन सी है, पी और एल। तो इसे भी आप खुद ही करेंगे, क्या है ये, पी और एल।
तो बाकी भी आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों, ये CDE F, ठीक है। और 9 देखिए, एक चित्र बनाकर दिखाइए कि बिंदु A, B और C, D संरेख है। तो इसे भी आप खुद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 बिंदुओं A, B, C और D को इस प्रकार प्रदर्शित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो, ठीक है। आपको इन 4 बिंदुओं को इस तरीके से प्रदर्शित करना है कि वो आपस में संरेख ना हो, और इन बिंदुओं से युग्म बनाने वाली रेखाएं खींचिए और बताइए ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन रेखाओं के नाम भी लिखिए और सी पर संगामी रेखाओं के नाम भी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोला है आपको, चित्र में दर्शाए गए बिंदु दे रखे हैं आपको ABCDEF। नेक्स्ट के आधार पर बताइए कि कौन सी 3 बिंदुओं का त्रियुग्म यानी ट्रिपलेट संरेख है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको 3 केसेस दे रखे हैं, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से आपको बच्चों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको इस चित्र को देख के क्या बताना है, संरेख बिंदु बतानी है और संगामी रेखाएं और उनके संगामी बिंदु बताने हैं। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है, आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र को देखिए और उसमें कितने बिंदु दर्शाए गए हैं उन सबके नाम लिखिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बिंदु हैं, 8 बिंदु हैं। उन बिंदु के नाम भी लिख सकते हैं, ABCDEFGH, ओके। कितनी रेखाएं या उनके भाग दर्शाए गए हैं, नाम लिखिए, ठीक है। यानी आपको उसके रेखाएं बतानी है, कितनी रेखाएं हैं, AB एक रेखा है, AB रेखा है, BC रेखा है, CD रेखा है, AD रेखा है। ऐसे ही GH रेखा है, EH रेखा है। तो आपको रेखाओं के नाम लिखने हैं, कितने तल या उनके भाग दर्शाए हैं। तो बेसिकली आपको क्या बताने हैं, आपको एजेस बताने हैं, फेसेस बताने हैं, यानी तल बताने हैं। कर लेंगे बच्चों। सो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको एक जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है तल के बारे में, संगामी रेखाएं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, फिर हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस तो सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।